गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में केपलर के नियम के बारे में मैंने समझा दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उस समय लिखा नहीं सका, माफ कीजिएगा। आज मैं उसके बारे में लिख रहा हूं और फिर से मैं दोबारा समझाता हूं। देखिए, केपलर का नियम को लिखें तो केपलर साहब के 3 नियम, तीनों, ये पहला का मतलब पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। याद रखिएगा कि पहला नियम क्या कहता है। ये नहीं कि इसको यहां लिख देंगे और इसको यहां लिख देंगे, एक को 3, 3 को 1, नहीं विद्यार्थी। याद रखना है कि आवर्त काल और उसके बीच की दूरी में जो संबंध है किस नियम से मिलता है, तो केपलर के तीसरे नियम से। समझ रहे? तो पहला नियम क्या है आप लोग को बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक ग्रह की कक्षा, ग्रहों की संख्या ब्रह्मांड में वर्तमान में 8 है, जो सूर्य के चारों ओर अलग अलग वृत्तीय कक्ष पर चक्कर काटता है। उसका वृत्तीय जो कक्ष है दीर्घवृत्तीय है, दीर्घवृत्तीय। प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्तीय होती है, यानी अंडाकार, गोल नहीं, अंडाकार। जब दीर्घवृत्तीय होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्तीय एक फोकस पर होता है, यानी जब ये वृत्तीय पक्ष है तो यहाँ पर ग्रह है, ये ग्रह है और ये सूर्य, इसी के फोकस पर होता है। समझ रहे विद्यार्थी? कहूंगी, समझ रहे बात? तो सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, यानी सूर्य फोकस पर किस नियम में मिलती है, तो केपलर का प्रथम गति सॉरी सूर्य फोकस पर कब होता है, किस नियम में होता है, तो ये आपको याद रहेगा विद्यार्थी जी, केपलर के प्रथम नियम में मैंने गति बोल दिया था। तो विद्यार्थी जी याद रहे। अब देखिए कि समान समय में जितना दूरी यहां तय करेगा और यदि समान समय में इतना दूरी तय किया यहां, तो ये क्षेत्रफल और ये पूरा क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। कब? जब समय अंतराल बराबर रहेगा तब। यह दूसरा नियम है। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, यानी यदि यहां से यहां 5 सेकेंड में आया और यहां से भी यहां 5 सेकेंड में आया, तो यहां का क्षेत्रफल और यहां का क्षेत्रफल इक्वल होगा। समझे बात को? लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये दीर्घवृत्तीय है, यहाँ पर है, ये मान लेते रेखा है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया, ये क्षेत्रफल हुआ, यहाँ से यहाँ आया, ये क्षेत्रफल हुआ बाबू। लेकिन पहले था यहाँ तो वैसे, और यहाँ से आ गया यहाँ तो वैसे, तो ये पूरा क्षेत्रफल हुआ। तो जितना ये क्षेत्रफल होगा उतने ही क्षेत्रफल होगा। समझ रहे बात को? बशर्ते समय अंतराल यानी समय बराबर होना चाहिए। तो समान समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल होता है। तो किस नियम में? तो केपलर के दूसरे नियम में। अब देखिए, सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी, यानी जो यहां से यहां की दूरी है, दूरी को r से सूचित कीजिएगा और उसको चलने में जो समय लगेगा उसको आवर्त काल कहते हैं। परिभ्रमण काल मतलब चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको परिभ्रमण काल कहते हैं, टी, है ने? तो इसमें जो सूर्य की औसत जो दूरी होता है उसका घन मतलब 3 घात, और उसको समय अंतराल जो होता है, जो चक्कर लगाने का जो समय है, उसका वर्ग, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। कौची समय अंतराल और उसके दूरी दोनों में जो संबंध होती है, समय अंतराल का वर्ग और दूरी के घन का समानुपाती होता है। तो तीसरे नियम में मैं छुप कर बताता हूं, बोलता हूं, याद रखिएगा, सुनाइएगा, ये सब मिटाते हैं तब नहीं।
सुनिएगा गौर से। केपलर के किस नियम में, केपलर के किस नियम में बराबर समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय होता है? किस नियम में? तो आपको याद रहे, दूसरे में, अति लघुत्तरीय टाइप पर। केपलर के किस नियम में आवर्तकाल टी और उसके बीच की जो दूरी है आर, किस नियम में संबंध होता है? तो तीसरे में। देखिए टी और आर में संबंध है, तीसरे में। और बाकी बच गया फोकस के लिए, समझ रहा है? तो फोकस को अंग्रेजी में एफ होता है। अब पहला को फर्स्ट बोलते, अंग्रेजी में भी एफ होता है, एफ एफ मतलब फोकस जब बोलेगा बाबू तब प्रथम नियम, क्षेत्रफल जब बोलेगा तो दूसरे नियम में, समय अंतराल और दूरी बोलेगा तो तीसरे नियम में। आपने समझा बात को? आप इसको 20 सेकेंड तक पढ़ें। देखिए विद्यार्थी, अब आगे का बात मैं बता रहा हूं। देखिएगा, द्रव्यमान और भार के बारे में बताते हैं। इसको अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वेट कहते हैं। इसको एम से सूचित करेंगे, उसको डब्ल्यू से। सुनिए, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग भौतिक राशि है। द्रव्यमान अदिश भौतिक राशि है और भार सदिश भौतिक राशि है। इसका एस आई मात्रक किलोग्राम होता है और इसका एस आई मात्रक न्यूटन होता है। मैं परिभाषा बताता हूं। किसी पिंड या वस्तु, किसी पिंड या वस्तु का जो सन्निहित मान होता है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। सन्निहित मान ही उसका द्रव्यमान कहलाता, अंग्रेजी में मास कहते हैं। और इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे साधारण तुला से मापा जाता है। समझ रहे बात को? और भार, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है वह बल उस वस्तु के भार के बराबर हो। वह बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। अथवा गुरुत्वबल, गुरुत्वबल को भार कहते हैं। गुरुत्वबल को भार कहते हैं। इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा भार बराबर एम जी। एम हो गया द्रव्यमान और जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। मैं जी का बात करूंगा आगे, तो याद रहे, ध्यान से सुनिए, लिखा रहे। देखिए विद्यार्थी, परिभाषा, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी मात्रा उपस्थित रहता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे एम से सूचित किया
जाता है यह अदिश भौतिक राशि है, इसका SI मात्रा किलोग्राम होता है तथा CGS मात्रक ग्राम होता है। इसे साधारण तुला से मापा जाता है। देखिए विद्यार्थी, किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण यानी मात्रा होता है, रहता है, वही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यानी इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं सन्निहित द्रव्यमान। किसी वस्तु का सन्निहित द्रव्यमान ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। जो उसकी मात्रा होती है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसलिए इसको m से शुरू किया जाता है। यह अदिश भौतिक राशि है, इसका SI मात्रा किलोग्राम होता है और CGS मात्रा ग्राम होता है। और इसको नापने के लिए, तौलने के लिए साधारण तराजू का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी जी, ये आप लोग डिफिनेशन द्रव्यमान का पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया। अब मैं भार के बारे में बताता हूं, आप इसको 20 सेकेंड तक पढ़ें। हो गया? अब देखिए भार के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, भार किसे कहते हैं? आंसर, भार के बारे में अभी बताया, शॉर्ट में बोल सकते हो कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उस बल को भार कहते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से खींचता है उसे भार कहते हैं, है ना? अथवा इसी को आप बोल सकते हो कि किसी वस्तु का भार वह बल है। किसी वस्तु का भार, ऐसे लिखते हैं, किसी वस्तु का भार वह बल है, वह बल है। सुन लिया? किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचता है, आकर्षित करता है। इसे लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। किसी वस्तु का भार वह बल है, किसी वस्तु का भार वह बल है। फिर से सुनिए, किसी, आप लोग भी बोला कीजिएगा, है ना, कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है। जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है, इसे W से सूचित
किया जाता है। यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है तथा सीजी एस मात्रक डायन होता है। देख लिया विद्यार्थी जी, इसको आप लोग 20 सेकेंड तक पढ़ें। इसके बाद मैं द्रव्यमान और भार दोनों में अंतर बताते हैं। देख लिया विद्यार्थी जी, अब यहां से आप लोग को द्रव्यमान और भार में अंतर बता रहे हैं। क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार में अंतर बताएं। आंसर, द्रव्यमान और भार में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ द्रव्यमान, एक तरफ भार। पहला, यह अदिश भौतिक राशि है। इधर पहला, यह सदिश भौतिक राशि है। दूसरा, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम होता है। इसमें इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तीसरा, इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। चौथा, जरा इसे साधारण तुला से मापा जाता है। चौथा, इसे कमानीदार तुला से मापा जाता है। इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसमें परिमाण होता है, दिशा
नहीं। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता। देखिए विद्यार्थी जी, ये सब जो बातें हैं आप लोग को पीछे भी डिफिनेशन में भी लिखा दिया गया है, केवल ये बात को नहीं लिखा है क्योंकि ये परिमाण होता है, इसलिए तो अदिश राशि है। आपने पढ़ा होगा कि अदिश भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होती है परंतु दिशा नहीं होती है। और इसमें परिमाण भी होता है और दिशा होती है, क्योंकि जब भी ये बल लग रहा है तो पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर, तो दिशा तो निश्चित है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसलिए इसको सदिश भौतिक राशि कहते हैं और इसको अदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो आप लोग इसमें केपलर का नियम आज पढ़ा, द्रव्यमान का परिभाषा, भार का परिभाषा, दोनों में अंतर, और फिर हम लोग अगले दिन मुक्त पतन और ग्रेविटेशनल से जी का मान ज्ञात करने के लिए, सार्वत्रिक नियतांक को परिभाषित करने के लिए बारे में बताया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल के साथ अगले दिन मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।